फ्रेंड्स, वेलकम टू gkindiavideos.com ट्यूटोरियल चैनल। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपसे इंडियन पॉलिटी के 15 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। हमारा एक ही मकसद है कि आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद रखें ताकि ये आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स में काम आ सकें। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम लाइक आईएएस, पीसीएस, लॉ एंट्रेंस, एनडीए, बैंकिंग, रेलवे और एसएससी एग्जाम और एनी अदर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इंडियन पॉलिटी से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमारा मकसद है कि हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानकारी प्रदान करें ताकि वो आपको इन एग्जाम्स में हेल्पफुल हो सके। आपको अगर हमारा चैनल पसंद आता है, हमारे क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। सो आज के इस ट्यूटोरियल में हमारे 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जरूर देखें। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनें। थैंक यू वेरी मच। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे। दोस्तों, इसका आंसर है डॉक्टर जॉन मैथाई was the first finance minister of India. The next question is, दोस्तों हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें प्रेम्बल जो इनिशियल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था वो किसने ड्राफ्ट किया था। तो दोस्तों इसका आंसर है कि जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का जो तैयार किया था तो उसका जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था वो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया था। उसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसका प्रेम्बल का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ड्राफ्ट किया था। दोस्तों, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम सभी जानते हैं कि प्रेम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन ये किस केस के द्वारा, जो कि सुप्रीम कोर्ट में लड़ा गया था, किस केस के द्वारा ये डिसाइड किया गया था कि प्रेम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है कि केशवनंदा भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को डिसाइड किया था। तो उसके द्वारा ये डिसाइड किया गया था कि प्रेम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट है वो किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया था। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया था तो उन्होंने डिफरेंट कंसेप्ट्स डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए थे। तो फंडामेंटल राइट का जो कंसेप्ट था, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से इस कंसेप्ट को बोरो किया था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फंडामेंटल राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में इनकॉर्पोरेट किया गया है। दोस्तों, इसका आंसर है फंडामेंटल राइट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को आर्टिकल 21A में इनकॉर्पोरेट किया गया है। आर्टिकल 21A जो कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी से रिलेटेड है, उसके फर्स्ट पार्ट में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया, यानी 21A। दोस्तों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट एंगल से पूछा जाता है। लाइक विच आर्टिकल इज नोन एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर है आर्टिकल 32। द अदर एंगल इज हु डिस्क्राइब दिस आर्टिकल एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी किसने कहा था कि आर्टिकल 32 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब किया गया था। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस आर्टिकल 32 एंड हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका मीनिंग है कि जब फंडामेंटल राइट्स को डिवाइस किया गया था तो उनकी इन्फोर्समेंट के लिए कुछ इफेक्टिव मशीनरी भी होनी चाहिए। तो उसको इंश्योर करने के लिए आर्टिकल 32 में कुछ प्रोविजंस दिए गए थे इन द फॉर्म ऑफ रिट्स, लाइक रिट्स ऑफ हेबियस कॉर्पस, रिट ऑफ मैंडेबस एटसेट्रा। यानी अगर किसी के फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो किस आर्टिकल के अंडर प्रोविजन दी गई है ताकि उन फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन को
प्रोटेक्ट किया जा सके। अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो वो पर्सन सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में इन द फॉर्म ऑफ रिट्स अप्लाई कर सकता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेसिडेंट इलेक्शन में अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसके रिगार्डिंग फाइनल डिसीजन कौन देता है? दोस्तों, इसका आंसर है सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स ऑन ऑल द डिस्प्यूट्स regarding the election of President of India. The next question is, which article of Indian Constitution is concerned with state emergency or president rule? यानी कि किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल किस आर्टिकल के अंडर डिस्क्राइब किया गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है आर्टिकल 356। काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और जब किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है तो उसको आर्टिकल 356 के अंदर लिया गया है। यहाँ पे एक बात और याद रखने योग्य है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज इन इंडिया, यानी 3 तरह की इमरजेंसीज होती हैं। एक होती है नेशनल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 352 में कवर की गई है। सेकंड इज स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल, या राष्ट्रपति शासन जिसे कहते हैं, उसको आर्टिकल 356 में कवर किया गया है। तीसरी प्रकार की इमरजेंसी होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसको कि आर्टिकल 360 में डिस्क्राइब किया गया है। एक अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखने योग्य है कि भारत में अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360 कभी भी यूज नहीं की गई है, यानी कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में नहीं लगाई गई है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारी जो लोकसभा है, जिसे कि लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट भी कहा जाता है, उसमें मैक्सिमम कितने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा कितनी है? तो दोस्तों, इसका आंसर है 552। देयर कैन बी मैक्सिमम 552 मेंबर्स इन द लोकसभा और लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। आउट ऑफ दीज 552 मेंबर्स, 530 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं वो स्टेट से इलेक्ट किए जाते हैं, 20 मेंबर्स हैं जो यूनियन टेरिटरी से इलेक्ट होते हैं, और 2 मेंबर्स को जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से संबंधित होते हैं, उन्हें प्रेसिडेंट इलेक्ट कर सकता है फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इफ देयर इज इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज मेंबर्स इन द लोकसभा। सो मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज 552। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Who was the first woman speaker of लोकसभा? यानी कि लोकसभा में फर्स्ट वुमेन स्पीकर किसने ज्वाइन किया था? तो इसका आंसर है मीरा कुमार, जो कि 15th लोकसभा में ईयर 2009 से 2014 तक लोकसभा की स्पीकर रही थी। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी रिटायरमेंट एज क्या है? दोस्तों, इसका आंसर है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो 65 इयर्स की एज पर रिटायर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के अकाउंट्स की ऑडिटिंग करते हैं, और जितने भी इंडिया में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनके अकाउंट्स की जो ऑडिटिंग का काम है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल द्वारा किया जाता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को आर्टिकल 148 से 151 में डिस्क्राइब किया गया है, और जो फर्स्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया थे वो उनका नाम था मिस्टर वी नरहरि राव, जो कि 1948 से 1954 तक भारत के पहले कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रहे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उसको कौन अपॉइंट करता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में किसी भी स्टेट की फर्स्ट फीमेल गवर्नर कौन थे? तो दोस्तों, इसका आंसर है सरोजिनी नायडू, जो कि भारत की आजादी के बाद उत्तर प्रदेश की गवर्नर बनाई गई थी, और 1949 में हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया था। तो आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि रिट पिटीशन है जो कि हाई कोर्ट में फाइल की जाती हैं वो किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंदर फाइल की जाती हैं?
दोस्तों इसका आंसर है आर्टिकल 226, यानी कि फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए हाई कोर्ट्स में सीधी रिट पिटीशन फाइल की जा सकती है और वो आर्टिकल 226 में डिस्क्राइब किया गया है। सिमिलरली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, रिट्स को सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल किया जा सकता है और उसे अंडर आर्टिकल 32 में कवर किया गया है। दोस्तों आज के सेशन को हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, हमारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगते हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।